डगर है मुश्किल माना, डगर है मुश्किल माना, पर तेरा हौसला मजबूत हो, मिल जाएगी मंजिल तुझे, बस तेरे इरादे मजबूत हो। अगर इरादे मजबूत हो तो मंजिल मिल जाएगी। तो मैं आपको अब लेकर चलता हूं आज कि क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। मैंने आपको पाठ 1 पढ़ाया था, आज हम पाठ 2 हम लेकर आए हैं आपके लिए, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। अब पाठ शुरू करने से पहले वही बात मैं आपसे करना चाहूंगा कि ये बात करेंगे कि पाठ की थीम क्या है, हम ये पाठ क्यों पढ़ने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सब सरल और सहज शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। पहले पार्ट में आपने पढ़ा मानव भूगोल, तो दूसरे पार्ट में हम पढ़ रहे हैं जनसंख्या पर फोकस कर रहे हैं। देखो जनसंख्या पर फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या अगर आप 9th में पढ़ेंगे तो जनसंख्या को क्या कहा गया है, एक संसाधन कहा गया है। संसाधन होते क्या है कि संसाधन वो वस्तुएं होती है जो मनुष्य के उपयोग में आती है और मनुष्य खुद संसाधनों का निर्माण करता है, या यूं कहे कि मनुष्य खुद भी संसाधन है। मनुष्य खुद भी संसाधन है, इसलिए जनसंख्या को इसको इतना महत्व दिया गया है क्योंकि जनसंख्या एक संसाधन है। और सबसे खास बात यहां पर आपको कहीं पर भी पता नहीं पड़ेगा, लेकिन आपसे कोई पूछे तो आप जनसंख्या का कौन सा रूप पढ़ रहे हैं, यहां पर आप पढ़ेंगे मात्रात्मक रूप। जनसंख्या का मात्रात्मक रूप का अध्ययन करेंगे। यहां पर हम पढ़ेंगे जनसंख्या कहां पर कितनी है, जनसंख्या किस प्रकार से फैली हुई है, उसका घनत्व कैसा है, उसमें परिवर्तन यानी वृद्धि किस प्रकार से हुई है, यानी आप यहां पर मात्रात्मक रूप पढ़ेंगे। अगले नेक्स्ट चैप्टर में उसका गुणात्मक रूप पढ़ेंगे, बात की बात है। लेकिन आप समझिए मात्रात्मक यानी उसका वितरण कितना है, उसकी संख्या यानी उसकी घनत्व कितना है और वृद्धि कितनी है, यानी मात्रात्मक रूप पढ़ेंगे। अब हम बात आती है, हम एक एक टॉपिक्स पे लेते हैं। जैसे हम बात करें यहां पर जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का वितरण। अब यहां पर 3 चीज आप पढ़ेंगे, आप समझिए इस बात को। पहली चीज है वितरण, एक है घनत्व और तीसरी चीज है वृद्धि। ये क्या होता है, वितरण क्या होता है, घनत्व क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। सामान्य रूप में, क्योंकि अपन पाठ की थीम पढ़ रहे हैं आज, तो आपको मालूम होना चाहिए वितरण का मतलब क्या है। देखिए वितरण का मतलब ये होता है कि कोई भी जनसंख्या होती है, जैसे आप लोग हैं, कोई समूह है, वो कहां रहना पसंद करेगा, किसी क्षेत्र पर। यकीनन समतल धरातल पर रहना पसंद करेगा, जहां पर आपको पीने के लिए पानी मिल जाए, उपजाऊ मिट्टी हो और जहां पर आप आसानी से रह सके। तो यहां पर वितरण अगर आप देखें, अगर कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर कहीं पर पर्वत है, कहीं पर अगर मान लीजिए नदी का बहाव है, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर मरुस्थल है, तो ज्यादा जो पाया जाएगा वो कहां पर पाया जाएगा, लोग कहां पाए जाएंगे, यहां पर। यहाँ कुछ कम होंगे, यहां पर कुछ कम होंगे, मरुस्थल में एक आध होंगे। तो यही वितरण होता है, यानी जनसंख्या वितरण का मतलब होता है जनसंख्या का धरातल पर फैलाव, जनसंख्या का धरातल पर फैलाव। यानी ये क्या है, एक तरीके से फैलाव है, यानी ये स्थानिक प्रारूप है, स्थानिक प्रारूप है, जनसंख्या का स्थानिक प्रारूप कह सकते हैं हम इसे। जबकि घनत्व के अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है और उस क्षेत्र का क्षेत्रफल है, उसका अनुपात, यानी यहां पर जनसंख्या और धरातल का यानी उसके क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात आएगा, हम ये पढ़ेंगे। आप वितरण पढ़ेंगे, घनत्व पढ़ेंगे। अब आप पढ़ेंगे वृद्धि। वृद्धि का मतलब आप सामान्य खुद समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्षेत्र है ए, उसमें मान लीजिए किसी वर्ष 2001 के अंदर जनसंख्या है मान लीजिए 100 है, और वहीं पर 2010 के अंदर आपके 10 साल के अंदर उस क्षेत्र की जनसंख्या हो गई 150, तो वृद्धि कितनी हो गई, 50 की हो गई है। यानी किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय अंतराल में होने वाला जो परिवर्तन होता है वही वृद्धि कहलाता है। ये एक बेसिक सी चीज है। तो हम शुरू करते हैं इसके अंदर। हम पढ़ रहे हैं पहले वितरण, वितरण पढ़ रहे हैं हम कि वितरण क्या है, और वितरण किसके संदर्भ में पढ़ेंगे। आपको ये बता दूं मैं आपको, ये बुक जो आप पढ़ रहे हैं ये विश्व के उसके संदर्भ में है, तो विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे विश्व के संदर्भ में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या वितरण। अब देखिए आप विश्व के संदर्भ में, देखिए अगर आप नक्शे से हम समझना चाहेंगे, लेकिन आप इसको समझे, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं और यहां पर अगर जैसे मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, तो इस भूमध्य रेखा में हम ये देख सकते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है आपका, जो ये नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो मैं आपको नक्शे के अंदर दिखाता हूं, आपको वहां से समझ में आएगा। आप ये देखेंगे, इस नक्शे के अंदर आप देखिए
कि हमारी जो विश्व जो क्षेत्रफल है यानी स्थल भाग है वो कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर इसको लेता हूं मैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ये आपके आगे, तो अगर आप खुद अवलोकन करेंगे तो आप देखिए स्थल भाग कहां ज्यादा है। स्थल भाग आपके यहाँ उत्तरी अमेरिका रहा, कुछ अफ्रीका का भाग है, लगभग आधे से ज्यादा अफ्रीका है, आपका पूरा यूरोप है और पूरा एशिया है, वो सब उत्तरी भाग में है, जबकि दक्षिणी भाग में स्थल भाग कम है। तो हमारे वितरण के अंदर जो पहला पॉइंट आएगा आपके, मैं पॉइंट्स को यहां ले लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। पहला जो पॉइंट आएगा आपका जनसंख्या वितरण के अंदर वो क्या आएगा, जनसंख्या वितरण में पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा कि विश्व की 85% जनसंख्या, 85% जनसंख्या वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। आप देखिए विश्व की 85% जनसंख्या कहां करेगी, उत्तरी गोलार्ध निवास करेगी। क्यों करेगी, उत्तर आप दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्थल खंड ज्यादा है, स्थल भाग ज्यादा है, कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में। वैसे ही जो बच गया शेष 15% जनसंख्या कहां निवास करेगी, आपके दक्षिण गोलार्ध में करेगी। तो इसमें अगला जो बनता है वो बन जाएगा आपका कि विश्व की 15% जनसंख्या, 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है, दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है, निवास करती है। ये प्रश्न आया हुआ है कि भाई विश्व की कितनी % जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, तो 85%। क्यों करती है आप समझ रहे हो। दूसरा इसका इफेक्ट्स और काम करता है कि विश्व की, हम वितरण पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या का फैलाव है विश्व में। दूसरा की पॉइंट है कि विश्व की 90% जनसंख्या, कितनी, 90% जनसंख्या केवल 10% भूभाग पर निवास करती है, 10% भूभाग पर निवास करती है। इसको भी हम समझ लेंगे, लेकिन आप खुद बताइए 10% भूभाग पर क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल तो हमारा इतना है, लेकिन कहीं पर आपके बर्फ है, जैसे यहाँ पर रहने ग्रीनलैंड है, जहां पर बर्फीला इलाका है, लोग रहते नहीं है, कुछ हिस्सा मरुस्थल में है, कुछ पठार में है जहां लोग रहते नहीं है। लोग कहां रहना पसंद करते हैं, मैदानी भाग पर। इस प्रकार केवल 10% भाग पर 90% जनसंख्या का निवास पाया जाता है। अब इसमें एक नया फैक्टर हो जाएगा जो हम एशिया के संदर्भ में पढ़ेंगे, लेकिन आपका जनसंख्या, अगर आपका ऐसा जाएगा विश्व में जनसंख्या का वितरण बताएं, तो आप पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में, 15% जनसंख्या दक्षिण गोलार्ध में, और विश्व की 90% जनसंख्या केवल 10% भूभाग पर निवास करती है। तो बच्चों फिर जैसा कि आपने पढ़ा कि विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में और 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में निवास करती है, और एक फैक्टर आपने पढ़ा है 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है। इसके अलावा एशिया के संदर्भ में कुछ बातें हैं, उसको जानने से पहले हम यहां पर देखेंगे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश, जनसंख्या वाले देश आपको मैं यहां पर बताऊंगा और यहीं से मैं आपको फैक्टर पे लेकर आऊंगा। देखिए अब पहला जो देश है हमारा वो है चीन। वैसे भारत है लेकिन अभी ऑथेंटिक रूप से चीन ही है, तो पहले नंबर पर चीन है जो एशिया महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है, और आप जानते हैं चीन ये है भारत का पड़ोसी देश। दूसरे नंबर पर है भारत, अपना भारत, जो एशिया महाद्वीप में आता है, जो कहां आता है, एशिया महाद्वीप में आता है भारत। तीसरे नंबर पर अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। अमेरिका दो पार्ट में है, दो हिस्से में है, एक अमेरिका का हिस्सा यूएसए का हिस्सा ये है, और एक अलास्का के रूप में है। अलास्का के रूप में अलग इसलिए है क्योंकि पहले रूस का हिस्सा था और रूस ने अमेरिका को जब इसको बेच दिया तो ये अमेरिका का हिस्सा हो गया। तो तीसरे नंबर पर है यूएसए, और यूएसए नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। चौथे नंबर पर आपके यहां पर जो हमारे द्वीपों का समूह, सर्वाधिक द्वीपों का समूह है वो है इंडोनेशिया, जिसमें जावा है, सुमात्रा है, सुलवासी है, कई द्वीप हैं। तो यहां पर है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया कौन से महाद्वीप में आता है, इंडोनेशिया आता है एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में। अब आप देखिए पांचवें नंबर पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, पड़ोसी देश पाकिस्तान। आपको नक्शे की समझ होनी चाहिए आपको। अब ये महाद्वीप तो सामान्य सी बात है, आपको पता होना चाहिए कौन सा देश कहां पर है। तो ये है पाकिस्तान।
और पाकिस्तान आता है एशिया में। पाकिस्तान कहां पर आता है? एशिया में। 6 नंबर पर है दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश ब्राजील। कौन सा है? ब्राजील। तो 6 नंबर पर है, 6वें नंबर पर है ब्राजील, जो है साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में। 7वें नंबर पर है बांग्लादेश। 7वें नंबर पर है बांग्लादेश, जो कहां पर है? एशिया में। जो कहां पर है? एशिया में। 8वें नंबर पर जो आएगा वो है आपका अफ्रीका का, अभी तक आया नहीं, तो अफ्रीका का है जिसका नाम है नाइजीरिया। क्या नाम है? नाइजीरिया। नाइजीरिया। और ये है आपके अफ्रीका महाद्वीप। 90वें नंबर पर है, यहां से वाला फैक्टर काम करेगा। यह है आपका विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से, और वो है रूस, जो 2 महाद्वीपों में है, यूरोप में और एशिया में। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से कौन से नंबर पर है? 90वें नंबर पर है रूस, जो कहां पर है? यूरेशिया में, यूरोप प्लस एशिया में। यहीं से इस फैक्टर को हम देख सकते हैं। बेटा आपने लिखा कि 90% जनसंख्या 10% भूभाग पर निवास करती है। तो आप देखिए इतना बड़ा जो देश है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या 90 नंबर पर है। यानी यहां पर कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां जनसंख्या निवास नहीं करती है। जैसे यहाँ साइबेरिया का क्षेत्र है जो बिल्कुल निर्जन है, यूराल पर्वत है, पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर जनसंख्या कम निवास करती है। जनसंख्या का एक व्यवहार होता है, एक प्रकृति होती है कि जब लोग कहां रहना पसंद करते हैं? समतल धरातल पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पर परिवहन के अच्छे साधन होते हैं, वहां पर आपको उपजाऊ मिट्टी मिलती है, समतल धरातल होता है। तो ये फैक्टर यहां से समझ में आ रहा होगा आपको। 10वें नंबर पर है मैक्सिको। 10वें नंबर पर है मैक्सिको, जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, और यहां पर है मैक्सिको, नॉर्थ अमेरिका का देश। अब यहां से आप क्या समझ रहे हैं, जो मैं समझाना चाह रहा हूं समझिए आप। जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं? तो 2 फैक्टर तो आए हैं आपके पास में, यहां से तीसरा फैक्टर यहां से लेंगे। आप देखिए पहला देश एशिया का है, दूसरा देश भी एशिया का है, आपका इंडोनेशिया भी एशिया का है, पाकिस्तान भी एशिया का है, बांग्लादेश भी एशिया का है। यानी आप 10 में से अगर 5 देश जो आपके वो एशिया के हैं, इसका मतलब सर्वाधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में, एशिया जो महाद्वीप है वहां पर निवास करती है। तो यहां पर से एक फैक्टर काम करता है कि विश्व की 60% जनसंख्या, विश्व की 60% जनसंख्या, विश्व की 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। एशिया महाद्वीप में निवास करती है। ये आप समझ रहे होंगे। मैंने इसको इसलिए रोका था क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा कि वाकई में एशिया महाद्वीप में 60% जनसंख्या निवास करती है। और इसी के कारण ही एक विद्वान है, भूगोलवेत्ता है, उनका नाम है जॉर्ज बी क्रेसी। जॉर्ज बी क्रेसी। क्वेश्चन आता है, आप समझिएगा। जॉर्ज बी क्रेसी ने क्या कहा कि एशिया कैसी है? एशिया के अंदर उन्होंने बताया कि एशिया में बहुत कम स्थान पर, यानी थोड़ी सी जगह पर, बहुत कम स्थान पर बहुत अधिक लोग तथा बहुत अधिक स्थान पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। ये चीज आपने भी रूस से समझी होगी कि रूस में इतना बड़ा स्थल है लेकिन जनसंख्या कम क्षेत्र पर निवास करती है, बहुत कम है। तो जॉर्ज बी क्रेसी ने इसका अवलोकन किया, मूल्यांकन किया, क्योंकि कोई भी विद्वान होता है तो बेटा जो देखता है उसी के हिसाब से विचार प्रकट करता है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने समझा और उन्होंने बताया कि एशिया के अंदर बहुत कम स्थान पर बहुत अधिक लोग और बहुत अधिक स्थान पर बहुत कम लोग निवास करते हैं। अब जॉर्ज बी क्रेसी के बाद में एक विद्वान और आते हैं, उनका नाम है रोल्फे वोल्डे इमर्सन। रोल्फे वोल्डे इमर्सन। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कुछ नहीं, जो अवलोकन किया उसके आधार पे कहा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी देश वहां के स्वर्ण से मजबूत नहीं बनता, वहां के सोने से मजबूत नहीं बनता, वो मजबूत बनता है तो वहां के किससे मजबूत बनता है? स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से मजबूत बनता है। स्त्रियों व पुरुषों की संख्या से मजबूत बनता है। ये किसने कहा? रोल्फे वोल्डे इमर्सन ने कहा। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और है यहाँ पर, जो एक बार एग्जाम में भी आया था लास्ट ईयर। उसमें क्या था? उसमें था कि 21वीं जो सदी आई है, शुरुआत हुई है, उसमें विश्व की जनसंख्या कितनी करोड़ आई है? तो वो है 600 करोड़।
कितने करोड़ है? 600 करोड़ दर्ज की गई है। 600 करोड़ दर्ज की गई है 21वीं सदी के अंदर, यानी शुरुआत में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ दर्ज की गई है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। तो वितरण में हमने काफी चीजें पढ़ी। वितरण में हमने विश्व के स्तर पर पढ़ा कि 85% जनसंख्या आपके उत्तरी गोलार्ध में है, आपकी 15% जनसंख्या आपके दक्षिणी गोलार्ध में, 90% जनसंख्या पूरे विश्व के 10% भूभाग पर रहती है, और एशिया के अंदर 60% जनसंख्या निवास करती है। और 21वीं शताब्दी के अंदर 600 करोड़ दर्ज की गई है विश्व की जनसंख्या। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण, आपने पढ़ लिया। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे अब जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व भी आपको मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि एक मात्रात्मक रूप ही है। क्या होता है जनसंख्या घनत्व? जनसंख्या घनत्व बेटा कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर यह किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र की, वहां के क्षेत्र का जनसंख्या और धरातल का अनुपात। तो यानी यहां पर जो उसका सूत्र बनता है वो बनता है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी किसी भी क्षेत्र का, किसी भी क्षेत्र में वहां की जनसंख्या, अगर ये तो आपको सूत्र रूप में हो गया, इसकी परिभाषा बनेगी कि किसी भी क्षेत्र में वहां की जनसंख्या, वहां की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का अनुपात, एवं क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आपको रटना नहीं, यहीं से मालूम पड़ रहा है। यहां पर आप लिख सकते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या, यहां पर ये भी लिख सकते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या बटे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी किसी भी क्षेत्र में वहां की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण देखिए कि मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या सपोज कीजिए 5000 है, एवं क्षेत्रफल जो है वो 100 वर्ग किलोमीटर है। 100 वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व कितना हुआ? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना हो बेटा? आप सूत्र रखेंगे, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अब जनसंख्या कितनी है आपकी? 5000, तो यहां पर 5000 आएगा, और क्षेत्रफल आपका 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 50। लेकिन 50 जनसंख्या घनत्व तो नहीं है, क्योंकि जैसी इकाई होती है हर चीज के लिए, वैसे यहां पर भी इकाई आएगी। यहां पर इसका जनसंख्या घनत्व जो होगा इस क्षेत्र का, वो होगा 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या होगा? 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। इसी तरीके से आपको ये जनसंख्या घनत्व यहां पर बताना होगा। अच्छा, अब इसमें हम कुछ महाद्वीप के संदर्भ में भी देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जैसे आपकी बात करें सर्वाधिक जनसंख्या, मैं आपसे पूछता हूं सर्वाधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है, तो आप अभी अपने बात की थी 60%, तो आपको पता है एशिया की। लेकिन हम अगर बात करें ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के हिसाब से, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के आधार पर आप महाद्वीपों का क्रम, तो देखो पहले नंबर पे आएगा एशिया। पहले नंबर पर है एशिया, और एशिया का जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो है 146 प्रति वर्ग किलोमीटर। मैं इसको एक साल देता हूं, 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर आप इकाई नहीं लिखेंगे इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरे पर है आपके अफ्रीका, अफ्रीका का है 46। अफ्रीका का कितना है? अफ्रीका का आपका है 46। उसके बाद में आप है यूरोप, 30 नंबर पर यूरोप। अब जॉर्ज बी क्रेसी के बाद में एक विद्वान और आते हैं, उनका नाम है रोल्फे वोल्डे इमर्सन। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कुछ नहीं, जो अवलोकन किया उसके आधार पे कहा है। उन्होंने कहा है कि कोई भी देश वहां के स्वर्ण से मजबूत नहीं बनता, वहां के सोने से मजबूत नहीं बनता, वो मजबूत बनता है तो वहां के किससे मजबूत बनता है? स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से मजबूत बनता है।
स्त्रियों व पुरुषों की संख्या से मजबूत बनता है। ये किसने कहा? रॉल्फ वॉल्डे इमर्सन ने कहा। अच्छा, इसमें एक फैक्टर और है यहाँ पर, जिस जो एक बार एग्जाम में भी आया था लास्ट ईयर। उसमें क्या था? उसमें था कि 21वीं जो सदी आई है, शुरुआत हुई है, उसमें विश्व की जनसंख्या कितनी करोड़ आई है? तो वो है 600 करोड़। कितने करोड़ है? 600 करोड़ दर्ज की गई है। 600 करोड़ दर्ज की गई है 21वीं सदी के अंदर, यानी शुरुआत में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ दर्ज की गई है। ठीक है, आप भी समझ गए होंगे। तो वितरण में हमने काफी चीजें पढ़ी। वितरण में हमने विश्व के स्तर पर पढ़ा कि 85% जनसंख्या आपके उत्तरी गोलार्ध में है, आपकी 15% जनसंख्या आपके दक्षिणी गोलार्ध में, 90% जनसंख्या पूरे विश्व की 10% भूभाग पर रहती है, और एशिया के अंदर 60% जनसंख्या निवास करती है। और 21वीं शताब्दी के अंदर 600 करोड़ दर्ज की गई है विश्व की जनसंख्या। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। हमारा जो अगला हेडिंग है वो है जनसंख्या वृद्धि। मैं पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हम पढ़ रहे हैं यहां पर जनसंख्या का मात्रात्मक रूप। अब जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, आपको इसको समझना होगा। जनसंख्या वृद्धि, अब देखिए, सॉरी, तो अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण, आपने पढ़ लिया। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे अब जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, अब जनसंख्या घनत्व भी आपको मैं पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि एक मात्रात्मक रूप ही है। क्या होता है जनसंख्या घनत्व? जनसंख्या घनत्व बेटा कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर यह किया जाता है कि किसी भी क्षेत्र की, वहां के क्षेत्र का जनसंख्या और धरातल का अनुपात। तो यानी यहां पर जो उसका सूत्र बनता है वो बनता है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, यानी किसी भी क्षेत्र में वहां की जनसंख्या, अगर ये तो आपको सूत्र रूप में हो गया, इसकी परिभाषा बनेगी कि किसी भी क्षेत्र में वहां की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का अनुपात, क्या कहलाएगा? जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि आपको रटना नहीं, यहीं से मालूम पड़ रहा है। यहां पर आप लिख सकते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या, यहां पर ये भी लिख सकते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या बटे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी किसी भी क्षेत्र में वहां की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल का अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण देखिए कि मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या सपोज कीजिए 5000 है, एवं क्षेत्रफल जो है वो 100 वर्ग किलोमीटर है। 100 वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या घनत्व कितना हुआ? जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व कितना हो बेटा? आप सूत्र रखेंगे, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अब जनसंख्या कितनी है आपकी? 5000, तो यहां पर 5000 आएगा, और क्षेत्रफल आपका 100, 20 से 20 कट गई, 50। लेकिन 50 जनसंख्या घनत्व नहीं है, क्योंकि जैसी इकाई होती है हर चीज के लिए, वैसे यहां पर भी इकाई आएगी। यहां पर इसका जनसंख्या घनत्व जो होगा इस क्षेत्र का, वो होगा 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या होगा? 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। इसी तरीके से आपको ये जनसंख्या घनत्व यहां पर बताना होगा। अच्छा, हम आगे इसमें पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व के अनुसार, जनसंख्या घनत्व के अनुसार महाद्वीपों का क्रम। देखिए, जैसे कि आपको पता है, मैंने कहा एशिया महाद्वीप में 7% जनसंख्या निवास करती है। तो प्रथम स्थान पर जनसंख्या घनत्व के हिसाब से है एशिया। पहले स्थान पर है एशिया, जहां पर विश्व की कुल जनसंख्या, अगर जनसंख्या घनत्व में बताया प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से क्या आता है, तो 146 जनसंख्या घनत्व है। 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे पर आता है आपका अफ्रीका है 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरे पे अफ्रीका के बाद में हम इसमें लेंगे यूरोप में है आपके 43 है, तो यहां पर कितना आएगा आपका
33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 33। इसके बाद में आपके फोर्थ पर जो है वो है लैटिन अमेरिका। और लैटिन अमेरिका के अंदर जो आपका आता है मध्य अमेरिका, इसमें आप जो अपना होंडुरस है, पनामा है, आपका निकारागुआ है, हाँ, ये जो देश है आपके वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है। मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, ये इन दोनों महाद्वीपों को मिलाकर है लैटिन अमेरिका, जिसका है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अंत में 5वें पर है ओशेनिया, जिसका जनसंख्या घनत्व है 5, सिर्फ 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो आप खुद समझ रहे होंगे कि एशिया जो महाद्वीप है इसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं कि सर अफ्रीका का, तो बेटा अफ्रीका का जनसंख्या वृद्धि है जो हम बाद में पढ़ेंगे। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, एशिया की बात करेंगे। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां पर है, वो भी एशिया की बात करेंगे। अब इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, ये देखिए आप, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, अब यहां पर मैं इसको बताने से पहले कुछ आपको रिलेट करना चाहूंगा। आप ये मानिए कि जनसंख्या घनत्व यानी आप खुद को मानिए, आप कहां रहना पसंद करेंगे। हम अगर समूह के रूप में रहे तो हम वहां रहना पसंद करेंगे जहां पर आपको पानी जल मिल जाए, जहां पर जलवायु अच्छी हो, जहां पर उपजाऊ मिट्टी हो, यानी खाद्यान्न आपको अच्छा मिले, जहां अच्छा रोजगार हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा एक माहौल हो, सांस्कृतिक माहौल हो, तो ऐसी जगह पर हम रहना पसंद करेंगे। आप खुद अपने आप से जोड़कर देखिए। तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो हम इसको 3 कारकों में बांट सकते हैं। यहाँ पर 3 कारकों में, पहला है भौगोलिक कारक। पहला कौन सा है? भौगोलिक कारक, ये बहुत मोस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा है आर्थिक कारक, और तीसरा जो है वो है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। आप खुद समझिए, मैं अगर भौगोलिक कारक के अंदर लेना चाहूं तो मैं क्या क्या लेना चाहूंगा। भौगोलिक कारक में लेना चाहूंगा, आप प्राचीन काल से हमने देखा, हम अपनी बात करें या प्राचीन काल से बात करें, जब मनुष्य आदिम अवस्था में था और जब उसने पशुपालन खेती करना शुरू किया तो वो नदियों के किनारे रहने लगा। और सारी जो हमारी सभ्यता थी वो कहां पर आई? नदियों के पास में आई। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो कहां पर आती है? सिंधु नदी के किनारे आती है। आपकी दजला फरात की नदी जो सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला फरात नदी के पास आती है। आपकी मिस्र की सभ्यता नील नदी के पास में आती है। तो जो पहला टॉपिक आएगा उसमें आएगा जल की उपलब्धता। और आप इसमें लिख सकते हैं कि प्राचीन काल से हम देख रहे हैं कि जितने भी जो सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदी घाटियों के आसपास, नदी घाटियों के पास में हुआ है। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये कहां पर है? सिंधु नदी के किनारे। आपके मिस्र की सभ्यता कर सकते हैं आप, मिस्र की सभ्यता ये आपके है नील नदी के किनारे। इसी प्रकार आप मेसोपोटामिया की सभ्यता कर सकते हैं दजला फरात नदी के किनारे। अब इसमें दूसरा फैक्टर काम आएगा, वो आएगा आपका जलवायु। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था, अगर आपने उसमें देखा होगा, जब मैंने बताया था आपको रूस विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है, लेकिन जनसंख्या में 9वें नंबर पर है, क्योंकि वहां की जलवायु कठोर है। वहां पर कुछ ऐसा क्षेत्र है, साइबेरिया का क्षेत्र है, वहां पर जब वहां पर सर्दी इतनी पड़ती है वहां लोग नहीं रह पाते। या अपन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बात करें, कांगो के जंगल में बात करें, अमेजन जंगल में बात करें, वहां भी लोग नहीं रहते। तो जलवायु भी, व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करेगा? जहां जलवायु अनुकूल होगी। अनुकूल जलवायु के क्षेत्र में मनुष्य का बसाव ज्यादा होगा। आप इसको यहां भी समझ सकते हैं कि जैसे आप राजस्थान में ले लीजिए, पूर्वी राजस्थान में लोग ज्यादा रहते हैं बजाय पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में क्षेत्रफल के हिसाब से जिले कितने बड़े हैं, जैसलमेर है, लेकिन लोग निवास क्या करेंगे? दौसा में, जयपुर में, अलवर में, यहाँ पर रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर अन्य सुविधा है।
तो जलवायु भी बहुत मेजर फैक्टर है। आपको उसमें नोट्स में मिल जाएगा। जलवायु में लिखना है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य क्या होता है, अनुकूल जलवायु के क्षेत्र में रहता है। प्रतिकूल जलवायु के क्षेत्र, जैसे मान लीजिए हम बात करें जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र है या शीत जो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहां पर मनुष्य रहना पसंद नहीं करते हैं। और यहाँ पर रहना पसंद कौन करते हैं, यह आप आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आपको मिलेगी तो क्या मिलेगी, जनजातियां मिलेगी। कठोर जलवायु के अंदर क्या मिलती है, जनजातियां मिलती है। जैसे एस्किमो है, पिग्मी है, बुशमैन है, वो जनजाति यहां निवास करती है, जो प्रकृति के पास रहती है। तीसरा इसमें फैक्टर आएगा आपका, तीसरा इसमें आएगा भू आकृति। भू आकृति, ये भू आकृति, ये तो बहुत बड़ा ही आपको समझ में आएगा। भू आकृति जैसे आप रूस के संदर्भ में समझे तो साइबेरिया का क्षेत्र है, पूरा वीरान पड़ा हुआ है। अंटार्कटिका का क्षेत्र जिसको निर्जन महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि भू आकृति कैसी है, वहां पर चारों तरफ बर्फ है। हम अगर भारत की बात करते हैं, भारत के अगर आप नक्शे में देखेंगे तो आपका जो यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है आपका, यहाँ पर भी लोग कम रहते हैं। आपके यहाँ पर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ भी लोग कम रहते हैं। ज्यादा जनसंख्या का बसाव मिलेगा वो आपको मिलेगा विशाल मैदान में, उत्तर के विशाल मैदान में। पठारी क्षेत्र में तो रहते ही हैं, लेकिन ज्यादा आपको उत्तर के विशाल मैदान मिलेगा। यहाँ पर आपके यूपी आ जाएगा, यहाँ बिहार आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान आ जाएगा। तो जनसंख्या का बसाव कहाँ मिलेगा आपको कहां मिलेगा, समतल धरातल पर। तो इसमें आप ले सकते हैं कि समतल धरातल पर, कि आप देख सकते हैं कि भारत में अगर हम देखते हैं तो समतल धरातल पर जहां गंगा का मैदान है, जहां उपजाऊ मिट्टी मिलती है, वहां जनसंख्या का बसाव ज्यादा मिलता है, बजाय मरुस्थल के, बजाय आपके पर्वतीय क्षेत्र के। विश्व के संदर्भ में उदाहरण दे सकते हैं आप साइबेरिया का, रूस का उदाहरण दे सकते हैं। और इसमें अंत में आएगा मृदा। चौथा है आपका मृदा, मिट्टी। मृदा को भी आप यहीं से शामिल कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर के विशाल मैदान में लोग रहना पसंद क्यों करें, समतल धरातल के हिसाब से। यहाँ पर नदियां आती है, आपके गंगा आ रही है, गंगा की सहायक नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो यहाँ उपजाऊ मिट्टी का एक जाल बिछा दिया, जिसको हम खादर भी कहते हैं। खादर नई मिट्टी का जमाव। तो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का जाल बिछा दिया है, जिससे खूब मात्रा में गेहूं होता है, चावल होता है। इसलिए लोग यहाँ पर खाद्यान्न की सुरक्षा के कारण यहाँ पर ज्यादा जनसंख्या का बसाव मिलता है। और ये एक सामान्य सी चीज है कि मनुष्य कहाँ रहना पसंद करता है, जहां पर उसके पेट की पूर्ति हो जाए, जहां उसको खाद्यान्न मिल जाए। जैसे हम बात करेंगे यूएसए के अंदर प्रेरी का घास का मैदान है, स्टिपिज घास का मैदान है आपके यूरेशिया में, तो यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। तो उपजाऊ मिट्टी यानी जलोढ़ जो मृदा है, जलोढ़ मृदा, वहां पर भी लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे भारत का उत्तर का विशाल मैदान, भारत का उत्तर का विशाल मैदान, यहां पर लोग रहना पसंद करते हैं। समझ रहे हैं आप? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 4 पॉइंट आ रहे हैं। जल की